तो ये लेक्चर नंबर 2 है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी का। ये क्लास 12 का एक टॉपिक है। इसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एसी डीसी में डिफरेंस क्या है, एसी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, आरएमएस करंट क्या होता है, आरएमएस वोल्टेज क्या होता है, पीक करंट पीक वोल्टेज किसको बोलते हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी डिस्कस कर लिए हैं, प्योरली कैपेसिटिव भी डिस्कस कर चुके हैं। इस इस लेक्चर में क्या करेंगे, प्योरली इंडक्टिव एक डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट में, उसमें इम्पीडेंस के बारे में पढ़ेंगे, फेजर्स देखेंगे, वो फेजर फर्स्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं कवर। फिर एक हम लोग पावर पढ़ेंगे, पावर फैक्टर पढ़ेंगे, और एक और लास्ट टॉपिक रेजोनेंस पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट से। इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक ईएमएफ का सोर्स है। जो सोर्स है वो एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, तो E इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। ऑल्टरनेटिंग है इसीलिए साइन ओमेगा टी का टर्म आया, साइनसोइडल फंक्शन है। तो पोलैरिटी ऑल्टरनेटिंग करंट का टाइम के साथ चेंज होता है, तो कभी ये पॉजिटिव रहेगा तो थोड़ा देर के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। पर किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से करंट ऐसे निकलेगा, पूरा सर्किट में घूमेगा। अब इंडक्टर है तो इसमें इंड्यूस होगा करंट। फैराडे का सेकंड लॉ ये बोलता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो वो होता है चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उस चैप्टर में से पहले वाला चैप्टर में बैक ईएमएफ के बारे में डिस्कस किया गया है। तो बैक ईएमएफ कितना डेवलप होता है, तो ईएमएफ जो डेवलप होता है वो होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। इतना ईएमएफ डेवलप होता है। देखो अब इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं, इस पॉइंट से लेके पूरा सर्किट में घूम जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें बैक ईएमएफ डेवलप हो रहा है, ये हायर पे है, ये लोअर पे है। तो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, तो एल डी आई बाई डी टी के बराबर ड्रॉप हो गया है। और फिर जैसे आगे बढ़े ड्रॉप के लिए एक माइनस साइन लगाएंगे। फिर जैसे आगे बढ़े तो यहाँ पे आए तो ये माइनस से प्लस, मतलब पोटेंशियल का राइज हुआ है। और राइज के लिए हम लोग प्लस से दिखाते हैं, कितना राइज हुआ है, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर राइज हुआ है। और वापस वहीं पहुंच गया तो टोटल पोटेंशियल जीरो, केवीएल लगाया गया है इस पर। अब इसको सॉल्व किया जाए तो एल डी आई बाई डी टी को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। एम है कि करंट का वैल्यू एक फंक्शन खोजा जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेपरेटिंग वेरिएबल एक मेथड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसमें एक जैसा वेरिएबल को एक तरफ रख दिया जाता है। तो यहाँ देखो टी है, यहाँ भी क्या है, टी है, इन दोनों को हम एक तरफ कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल्स टू एल डी आई। फिर क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से करंट निकल जाएगा और इधर से भी कुछ सॉल्व होके आएगा। तो एल कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, डी आई का इंटीग्रेशन आई होता है। और इधर क्या हो जाएगा, ई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये नीचे में कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है और साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा सी। अब इस सी को उधर भेज देते हैं तो आई का वैल्यू क्या आया, तो आया माइनस ई नॉट बाई ओमेगा। अच्छा एल भी था यहाँ पे, एल बाहर आ रहा था, तो एल आई इज इक्वल टू सी आ रहा, तो माइनस ई नॉट बाई ओमेगा, और एल से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो बाई एल हो गया इंटू कॉस ओमेगा टी, प्लस ये सी वाला पार्ट उधर चला जाएगा तो एक माइनस बन के जाएगा, माइनस सी बाई एल। अगर इस पे फोकस किया जाए तो ये तो एक कांस्टेंट टर्म आया, ये भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया, मतलब ये डायरेक्ट करंट का कुछ पार्ट होगा। ऑल्टरनेटिंग वाला पार्ट तो यही है। हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ ऑल्टरनेटिंग वाले पे, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट करंट का है और एम है अभी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। ये भी डायरेक्ट, इसका भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसका भी चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट रहेगा पूरा पे। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू आया है वो है माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा, या ओमेगा एल इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी।
ठीक है, ये फंक्शन बन के आया है। पर अब हम लोग कंपेयर करना चाह रहे हैं ईएमएफ से। ईएमएफ में फंक्शन साइन का है, पर करंट में फंक्शन कॉस का है, और एक माइनस साइन भी है। तो हम ऐसा करें कि अगर दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में हो तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस कॉस वाले टर्म को हटा के साइन के टर्म में लिखना चाहेंगे। तो आई कैन बी रिटन एज ई नॉट बाई ओमेगा एल, और इस माइनस को भी हम हटा रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 पाई बाई टू रेडियन। ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसको रिप्लेस कर दिए माइनस कॉस ओमेगा टी को। अब दोनों साइन साइन का फंक्शन बन चुका है, कंपैरिजन इजी हो गया। यहां से देख के पता ही चल रहा कि जो करंट है वो पीछे चल रहा है 90 डिग्री या पाई बाई टू रेडियन, ईएमएफ से पीछे चल रहा है, मतलब लैग कर रहा है। यहां से सबसे पहला चीज क्या नोट करेंगे, करंट लैग्स वोल्टेज या ईएमएफ बाय पाई बाई टू रेडियन। कितना एंगल पीछे चल रहा, तो 90 डिग्री पीछे चल रहा। ईएमएफ 90 डिग्री से आगे चलेगा। एक और चीज नोट करने वाला है यहाँ पे, ये वोल्टेज बाय समथिंग, वो क्या होता है, वोल्टेज बाय समथिंग इज करंट कब होता है, जब ये रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करे। V बाई आर इजिकल टू आई होता है, मतलब ये जरूर करंट, ये वाला पार्ट रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव कर, ऑल्दो ये रेजिस्टेंस नहीं है, इसका अलग से एक नाम है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव, सॉरी कैपेसिटिव नहीं, कैपेसिटर नहीं है, इंडक्टर है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको हम लोग XL से दिखाते हैं। फिर XL कैन बी रिटन एज ओमेगा एल। एक्सएल को कैसे लिखे हम लोग, ओमेगा इंटू एल लिख दिए, क्योंकि यहाँ देखो ओमेगा एल है, ये डिवाइड में है इससे, ये पूरा पार्ट जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाया। तो ये पार्ट समझ में आया। अगला काम हम लोग इसका फेजर ड्रॉ करेंगे। देखो अब फेजर ड्रॉ कर रहे हैं, फेजर डायग्राम। यहाँ एक्सिस ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले ईएमएफ के लिए दिखाते हैं। ईएमएफ का बस मैग्नीट्यूड फेजर में दिखाया जाता है, ये ई नॉट है, और एंगल को दिखाया जाता है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल ओमेगा टी बनाया है। अब करंट वाला को भी दिखाते हैं। करंट वाले का देखो 90 डिग्री, ये क्या है, पीछे चल रहा ना, तो जो करंट का वैल्यू, करंट का डायग्राम होगा, फेजर डायग्राम, वो नीचे होगा इससे, इस वजह से ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चल रहा होगा। ये आई है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना एंगल है, ये है तुम्हारा 90 डिग्री, पाई बाई टू है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये ईएमएफ का डायग्राम है, ये करंट का डायग्राम है। तो इसको अगर शॉर्ट में दिखाएं तो ये ईएमएफ ई नॉट हो गया, और ये करंट आई हो गया, या आई नॉट। इसका मैक्सिमम पीक वैल्यू को सिर्फ दिखाया जाता है। आई नॉट को हम यहाँ पे ही लिख देते हैं, आई नॉट इज ई नॉट बाई ओमेगा एल। आई नॉट कितना है, ई नॉट बाई ओमेगा एल के बराबर है। अच्छा, ये वैल्यू इससे छोटा होगा क्योंकि ई नॉट बाई समथिंग है, तो उसको घटा देगा। ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ये इसका फेजर हुआ। करंट पीछे चल रहा है 90 डिग्री ईएमएफ से। अब चलते हैं हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ईएमएफ का ड्रॉ करते हैं। ई इज इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका जो ग्राफ होगा वो साइन का ग्राफ के जैसा ही होगा।
ये हो गया ईएमएफ का ग्राफ। अब करंट देखो यहाँ पे, ये आई इज इक्वल टू, ये आई नॉट है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, 90 डिग्री पीछे चल रहा है। 90 डिग्री पीछे चल रहा है तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे। ये हो गया करंट का ग्राफ, आई का ग्राफ है, ये ईएमएफ ई का ग्राफ है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका फेजर भी ड्रॉ कर पाए और ग्राफ को भी ड्रॉ कर पाए। तो दोनों हम लोग यहीं पे ड्रॉ कर लिए, कंपैरिजन हो गया इससे। एक और चीज सीखे, इंडक्टिव रिएक्टेंस कुछ होता है, कितना होता है, तो ओमेगा इंटू एल होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात क्या सीखे, करंट लैग्स वोल्टेज बाई पाई बाई टू डिग्री, पाई बाई टू रेडियन से वो पीछे चलता है। करंट ऑलवेज लैग्स इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट। तो अगला टॉपिक है एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है जिसका इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस एल है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, और एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और एक ईएमएफ का सोर्स है जो कि कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। फिर से किसी टाइम पे इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव, ये हायर पे है, ये लोअर पे है। तो करंट यहाँ से निकल रहा होगा आई करंट, यहाँ पे भी आई चला जाएगा, इस पे भी आई, इस वाले सेक्शन में भी आई, और यहाँ भी कितना आई, वापस भी कितना मिलेगा, आई करंट। पूरे सर्किट में ये आई घूम गया। और सीरीज सर्किट है इसीलिए हर जगह करंट क्या हुआ, सेम हुआ। पर सीरीज सर्किट है इसीलिए पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होगा। यहाँ पर वी आर हो जाएगा, इस वाले सेक्शन में वी सी हो जाएगा, और इस वाले सेक्शन में वी एल हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल है वो डिफर कर रहा, करंट इज सेम इन ऑल द केसेस। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि करंट सीरीज सर्किट में सेम होता है पर पोटेंशियल अलग होता है। और जो टोटल पोटेंशियल ये है वो इन तीनों का फेजर सम के बराबर होगा। नॉर्मल सम नहीं करना है क्योंकि सब सेम सेम में सेम फेज कांस्टेंट नहीं है, सबका सबका कुछ कुछ अलग है। ये रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो ईएमएफ के साथ में चलता है, जो करंट है वो साथ में चलता है। यहाँ करंट जो है वो 90 आगे चलता है, यहाँ करंट जो है वो 90 पीछे चलता है। तो इस तरह से हम लोग को फेजर सम करना पड़ता है। तो जो ई है वो किसके बराबर होगा, फेजर सम ऑफ वी आर वी सी एंड वी एल। वेक्टर के जैसा होता है इसीलिए एरो लगा दिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि ये स्केलर है। स्केलर नहीं है क्योंकि अलग अलग एंगल पे वो सब मर्ज हो रहा है। अब यहाँ से हम ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई के जगह में ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा जा सकता है। अब तीनों को हटा के एक सर्किट लगा दिया जाए तो जो टोटल करंट है उसको हम लोग आई बोल रहे हैं, और जो टोटल उसका रेजिस्टेंस होगा उसको जेड बोलेंगे। तो आई इंटू जेड करे तो वो ई निकल जाएगा। ये क्या लिख सकते हैं हम, आई इंटू जेड, जहां पे जेड जो है वो इम्पिडेंस है। पूरा सर्किट का नेट रेजिस्टेंस को इम्पिडेंस बोलते हैं, जेड से दिखाते हैं। वी आर को हम लिख सकते हैं आई इंटू आर, करेंट इंटू रेजिस्टेंस। यहाँ पर वीसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर का करंट इंटू यहाँ पर का रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस एक्सी होता है। वीएल को हम लिख सकते हैं यहाँ पर का करंट इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक्सएल होता है। आई सब में कॉमन है तो जेड को हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एक्सी प्लस एक्सएल। ये इसमें भी सब में वेक्टर होगा क्योंकि फेजर सम करना है। अब तीनों का अगर हम फेजर डायग्राम बनाए आर एक्सी और एक्सएल का, तब देखना कैसे होगा।
यहाँ पे फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। आर जो है वो करंट के साथ में ही होता है, जिधर करंट का डायरेक्शन है वो आर का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। तो यहाँ पर ईएमएफ के साथ में ही है, जो मेरा मेन ईएमएफ है ई नॉट, उसके साथ साथ में ये आर वाला चलेगा। पर जो कैपेसिटर है उसमें क्या होता है, करंट जो है वो लीड करता है, 90 डिग्री आगे होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री इसको आगे कर दिए और ये मेरा एक्सी इधर आ गया, और जो एक्सएल है वो 90 डिग्री पीछे है, तो ये वाला पार्ट हो गया एक्सएल नीचे चल रहा। तो ये फेजर डायग्राम बन के आया। अब ये दोनों फेजर देखो, ये दोनों वर्टिकली अब दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा। अब क्या करना है, ये सब फेजर के जैसा ट्रीट हो रहा। तो जो तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर का हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों खोजना चाह रहे हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद होगा। रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, रिजल्टेंट जो है पहले दो तीन वेक्टर से दो वेक्टर बनाना है, इन दोनों को हटा के सब्ट्रैक्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में एक्सी माइनस एक्सएल और इधर आर लिख सकते हैं। और दोनों वेक्टर कैसे आ गया, 90 डिग्री पे आ गया। तो z को हम डायरेक्ट रूट ओवर फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो यही मेरा फॉर्मूला है। इम्पिडेंस कितना आया, तो आया आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से z निकालना होगा, तो ये रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट z है, जो कि एंगल r के साथ कितना बना रहा है, तो फाई एंगल बना रहा है। यहाँ से tan फाई भी निकाला जा सकता है। tan फाई क्या होगा, y बाई एक्स, मतलब एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, इसको लिख सकते हैं। यहाँ से फेज एंगल फाई निकल जाएगा। तो फाई को निकाला जाए तो tan इनवर्स किया जा सकता है, tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर लिख सकते हैं। तो एक तो हम इसका रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड खोज पाए, मतलब जिसको इम्पीडेंस बोल रहे हैं, और एक उसका एंगल, फेज एंगल भी खोज पाए। तो यहाँ से हम वोल्टेज को ऐसे लिख सकते हैं, जो नेट करंट आएगा उसको क्या लिखा जा सकता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई लिखा जा सकता है। अब आई नॉट क्या है, तो आई नॉट है तुम्हारा ई नॉट अपॉन जेड, और जो फाई है वो कितना है, तो फाई निकाल चुके हैं, tan इनवर्स ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, और z भी निकाल चुके हैं, z कितना है, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये z आया है। तो अब यहाँ पे हर कुछ पता है हमको, आई नॉट भी पता हो गया, ओमेगा टी तो ये जनरल टर्म है, फाई भी पता हो गया। दो ही चीज निकाला जाता है, आई नॉट और फाई। आई नॉट के लिए z निकालना जरूरी है, z के लिए ये फॉर्मूला है, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। तो ये था इसका डेरिवेशन। अब एलसीआर सर्किट ही है और उसमें हम लोग निकालना चाह रहे हैं पावर। तो पावर होता क्या है, पावर है ये वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन, V इंटू वाई जो है वो पावर होता है। पावर का भी एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू खोजना चाह रहे हैं। तो पावर का आरएमएस वैल्यू जो है वो होगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई, वेयर फाई इज द फेज एंगल। फाई क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग फेज एंगल। अच्छा ये कहाँ से आया, तो पी और वी और आई का वो जनरल फॉर्मूला में पुट करना है। वी जो है वो क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर हम लोग ई इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, और आई जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तब ये आएगा, आरएमएस वैल्यू कितना आएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। फाइव यहाँ पे फेज एंगल है, जो फेज एंगल हम लोग निकाल चुके थे। फेज एंगल क्या था, tan इनवर्स ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ये था तुम्हारा फेज एंगल। और cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, इसको क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर।
अगर फाई का वैल्यू इफ फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू 90 होगा तो कॉस फाई उस केस में क्या बन जाएगा, कॉस 90 डिग्री जो है वो तो जीरो होता है। तो इस तरह का पावर को बोलते हैं वॉटलेस करंट। इसको क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। वोल्टलेस करंट जब फाई जो है वो 90 हो और कॉस फाई का वैल्यू पावर फैक्टर कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो जो आरएमएस या एवरेज वैल्यू आ रहा है वो क्या हो रहा है, वॉटलेस करंट उसको बोल रहे हैं। जैसे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में फाई का वैल्यू 90 है तो वो वॉटलेस करंट हुआ। इंडक्टिव अगर प्योरली है तो वो भी वॉटलेस हो गया, लेकिन एलसीआर है तब नहीं हुआ, या खाली आर है तब भी नहीं हुआ। जब फाई का वैल्यू 90 हो जाए तभी वो वॉटलेस बनता है। वॉटलेस करंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे जो है रेजोनेंस। रेजोनेंस तो देखो आई क्या निकला है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। आई नॉट यहाँ पे जो है वो है तुम्हारा ई नॉट अपॉन जेड, और जेड क्या है यहाँ पर, तो जेड है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस या एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। यहाँ पे आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सएल माइनस एक्सी भी लिख देंगे, सेम ही आंसर आएगा। तो जो आई नॉट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। आई नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम आई नॉट को मैक्सिमाइज करना चाहें तो इस वाले टर्म को मिनिमाइज करना पड़ेगा, और मिनिमाइज कब होगा, जब ये जीरो हो जाएगा तभी मिनिमाइज हो सकता है, और कोई भी केस में मिनिमम वैल्यू नहीं आएगा। फॉर आई नॉट टू बी मैक्सिमम, आई नॉट को मैक्सिमम होने के लिए z शुड बी या मस्ट बी मिनिमम। z क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू पे होना चाहिए। और z मिनिमम कब होगा, व्हेन xl इज इक्वल टू xc। एक्सएल और एक्सी क्या हो, आपस में इक्वल हो जाए, उस टाइम ये वाला वैल्यू जो है वो छोटा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये भी पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और उस केस में आई नॉट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो एक्सएल और एक्सी जब बराबर होगा, इसी कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में क्या होगा कि जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो बहुत बढ़ जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाई हो जाएगा। तो उस केस को हम लोग रेजोनेंस का कंडीशन बोलते हैं। जो ये एम्पलीट्यूड करंट है, आई नॉट एम्पलीट्यूड करंट होता है, एम्पलीट्यूड करंट मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए क्या करना होगा, एक्सएल और एक्सी को बराबर करना होगा। एक्सएल को क्या होता है, ओमेगा एल होता है एक्सएल, और एक्सी क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी होता है। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो सकता है। तो ये जब होगा तो उस वाले वैल्यू को हम लोग ओमेगा नॉट बोलेंगे, और इसको बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट यहाँ पे क्या है, ये है तुम्हारा रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी हो जाएगा। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट ओवर एल सी। ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो एफ नॉट जो है बस 1 बाई 2 पाई से डिवाइड कर देना, 1 बाई 2 पाई रूट ओवर एल सी। इस एफ नॉट को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी है ये, और ओमेगा नॉट है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग रेजोनेंस का कंडीशन जान पाए। रेजोनेंस का कंडीशन में क्या होगा, आई नॉट मैक्सिमाइज होगा, उसके लिए एक्सएल और एक्सी को बराबर होना पड़ेगा, वहां से ओमेगा नॉट का वैल्यू निकला 1 बाई रूट ओवर एल सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 1 बाई 2 पाई रूट ओवर एल सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज समझते हैं कि आई नॉट उस टाइम कितना होगा एट रेजोनेंस। आई नॉट जो है वो हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट बाई जेड। ई नॉट बाई जेड होता है इन जनरल, पर जेड का वैल्यू ये दोनों बराबर हो गया तो यहाँ से सिर्फ आर स्क्वायर ना बचा, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ई नॉट बाई आर हो जाएगा उस टाइम, ये मैक्सिमम करंट होगा, ई नॉट बाई आर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये टॉपिक पूरा खत्म हुआ, ये चैप्टर खत्म हुआ।
एक वीडियो में सारा क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, पीवाईक्यू डिस्कस किया जाएगा। देखने के लिए थैंक्स और सब्सक्राइब प्लीज कर देना।